गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने आपको धर्मवीर भारती गद्य में हम लेसन 7 पढ़ा रहे थे। धर्मवीर भारती का जीवन परिचय हमने आपको पढ़ाया था। आज हम स्टार्ट करेंगे ठेले पर हिमालय। ठीक है, ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय खासा दिलचस्प शीर्षक है और यकीन कीजिए इसे बिल्कुल ढूंढना नहीं पड़ा, बैठे बिठाए मिल गया। अभी कल की ही बात है, एक पान की दुकान पर मैं अपने एक गुरुजन उपन्यासकार मित्र के साथ खड़ा ही था कि ठेले पर बर्फ की सीलें लादे हुए बर्फ वाला आया। ठंडे चिकने चमकते बर्फ से भाप उड़ रही थी। मेरे मित्र का जन्म स्थान अल्मोड़ा है। वे क्षण भर उस बर्फ को देखते रहे, उठती हुई भाप में खोए रहे और खोए खोए से ही बोले, यही बर्फ तो हिमालय की शोभा है। और तत्काल शीर्षक मेरे मन में कौंध गया, ठेले पर हिमालय। पर आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप नए कवि हो तो भाई इसे ले जाएं और इस शीर्षक पर 200-300 पंक्तियां बेडोल बेतुकी लिख डाली। शीर्षक मौजूद है और अगर नई कविता से नाराज हो, संतुलित गीतकार हो तो गुंजाइश है इस बर्फ को डांटे। उतर आओ, ऊंचे शिखर पर बंदरों की तरह क्यों चढ़े बैठे हो और नए कविताओं ठेले पर लदो, पान की दुकानों पर बिको। ठेले पर हिमालय। ये तमाम बातें उसी समय मेरे मन में आई और मैंने अपने गुरुजन मित्र को बताई। वे हंसे भी थे, पर मुझे लगा था कि वह बर्फ कहीं उनके मन को खरोच गई है। और ईमान की बात यही है कि उसने 15-50 मील दूर से ही बादलों के बीच नीले आकाश में हिमालय की शिखर रेखा को चांद तारों से बात करते देखा है। चांदनी में उजली बर्फ की धुंध के हल्के नीले जल में दुधिया समुद्र की तरह मचलते और जगमगाते देखा है। उनके मन पर हिमालय की बर्फ एक ऐसी खरोच छोड़ जाती है जो हर बार याद आने पर पिरा उठती है। मैं जानता हूँ क्योंकि वह बर्फ मैंने भी देखी है। अर्थात मतलब उन्होंने ठेले पर हिमालय लिखने के लिए उस चीज़ को नज़दीक से देखना भी जानना भी बहुत ज़रूरी था, तभी वह उसका वर्णन विस्तार पूर्वक कर सकते थे। सच तो यही था कि सिर्फ बर्फ को बहुत निकट से देख पाने के लिए हम लोग कौसानी गए। नैनीताल से रानीखेत और रानीखेत से मझकाली के भयानक मोड़ों को पार करते हुए कोसी से एक सड़क अल्मोड़ा चली आती है और दूसरी कौसानी। कितना कष्टप्रद, कितना सूखा और कितना करूब ये रास्ता। पानी का कहीं नामो निशान नहीं, सूखे भूरे पहाड़, हरियाली का नाम नहीं। ढालों को काटकर बनाए हुए टेढ़े मेढ़े खेत भी थोड़े से हो तो शायद अच्छे भी लगे, पर इनका एक रस सिलसिला बिल्कुल शैतान की आते मालूम पड़ता है। फिर मचकाली के टेढ़े मेढ़े रास्ते पर अल्मोड़ा का एक नौसिखिया और लापरवाह ड्राइवर, जिसने बस के तमाम मुसाफिरों को ऐसी हालत कर दी थी। जब हम कोसी पहुंचे तो सभी मुसाफिरों के चेहरे पीले पड़ चुके थे। अर्थात जब वो कोसी जा रहे थे तो उन्होंने रास्ता कैसा था, उनका रास्ता भी बहुत टेढ़ा मेढ़ा था और हरियाली कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि वो रास्ता पहाड़ों को काटकर बनाया गया था। और ऊपर से जो ड्राइवर था वह भी ज़्यादा ऐसे रास्तों पर गाड़ी चलाने का ज़्यादा जानकार नहीं था। और जैसे ही गाड़ी कौसानी पहुंची, कौसानी जाने वाली सिर्फ हम 2 ही थे, वहीं उतर गए। बस अल्मोड़ा चली गई। सामने के एक टीन के शेड पर काठ की बेंच पर बैठकर हम उस वक्त काटते रहे। तबीयत सुस्त थी और मौसम भी उमस थी। 2 घंटे बाद दूसरी लॉरी आकर रुकी और हम उसमें प्रसन्न शुक्ला जी को उतरते देखा तो हम लोगों को जान में जान आई। शुक्ल जी जैसा सफ़र का साथी पिछले जन्म के पुण्य से ही मिलता है। उन्होंने हमें कौसानी आने का उत्साह दिलवाया था और खुद तो कभी उनके चेहरे पर थकान या सुस्ती दिखी ही नहीं थी, पर उन्हें देखते ही हमारी भी सारी थकान काफूर हो गई थी। पर शुक्ल जी के साथ यह नई मूर्ति कौन है? लंबा दुबला शरीर, पतला सांवला चेहरा, एमिल जोला सी दाढ़ी, ढीला ढाला पतलून, कंधे पर पड़ी हुई ऊनी जर्किन, बगल में लटकता हुआ जाने थर्मस या कैमरा या बाइनाकुलर, और खांसी अटपटी चाल थी। बाबू साहब को यह पतला दुबला मुझ जैसा सिकिया शरीर और उस पर आपका झूमते हुए आना मेरे चेहरे पर निरंतर घनी होती हुई उत्सुकता को ताड़कर शुक्ल जी ने कहा, हमारे शहर के मशहूर चित्रकार हैं सेन, अकादमी से उनकी कृतियों पर पुरस्कार मिला है। उसी रुपए से घूमकर छुट्टियां बिता रहे हैं। थोड़ी देर में हम लोगों के साथ सैन घुल मिल गया। कितना मीठा देश से वो, वैसे उसके कर्तव्य आगे चलकर देखने में आए। मतलब अल्मोड़ा पहुंचकर उन्हें कौन मिल गए थे? एक शास्त्री जी और शास्त्री जी के साथ उनके दोस्त, और फिर वो सभी मिलकर उन्होंने आगे का सफ़र तय किया।
कौसी से बस चली तो रास्ते का सारा दृश्य बदल गया। सुडौल पत्थरों पर कलकल करती हुई कोसी किनारे से छोटे छोटे सुंदर गांव और मखमली खेत। कितनी सुंदर है सोमेश्वर घाटी, हरी भरी। एक के बाद एक बस स्टेशन पड़ते थे, छोटे छोटे पहाड़ी डाकखाने, चाय की दुकानें और कभी कभी कोसी से गिरने वाली नदी नालों पर बने हुए पुल। कहीं कहीं सड़क निर्जीव चीड़ के जंगलों से गुजरती थी, टेढ़ी मेढ़ी, ऊपर नीचे रेंगती हुई, कड़कड़ाती पीठ वाले अजगर सी सड़क पर धीरे धीरे बस चली जा रही थी। रास्ता सुहावना था और उस थकावट के बाद उसका सुहावनापन हमको और भी तंद्रालस बना रहा था। पर जो जो वो आगे बढ़ रही थी तो हमारे मन में अजीब सी निराशा भी छा रही थी। अब तो हम लोग कौसानी के नज़दीक हैं। कोसी से 18 मील चले आए, कौसानी से 6 मील है। पर कहाँ गया वो अतुल्य सौंदर्य, व जादू जो कौसानी के बारे में सुना जाता था। आते समय मेरे एक सहयोगी ने कहा था कि कश्मीर के मुकाबले में उन्हें कौसानी ने अधिक मोहा है। गांधी जी ने यहाँ अनासक्ति योग्य लिखा था और कहा भी था कि स्विट्जरलैंड का आभास कौसानी से ही होता है। ये नदी, घाटी, खेत, गांव सुंदर है, किंतु इतनी प्रशंसा के योग तो नहीं। हम कभी कभी अपना संशय शुक्ल जी से व्यक्त भी करने लगे, और जो जो कौसानी नज़दीक आती गई तो अधैर्य, फिर असंतोष और अंत में शोक हमारे चेहरे पर झलक आया। शुक्ल जी की क्या प्रतिक्रिया थी हमारी इन भावनाओं पर स्पष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि वे बिल्कुल चुप थे। सहसा बस ने एक बहुत लंबा मोड़ लिया और ढाल पर चढ़ने लगी। अर्थात जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए तो उन्होंने सुन रखा था कि कौसानी का तुलना उन्होंने किससे की थी, स्विट्जरलैंड से की थी, कि स्विट्जरलैंड भी एक बहुत सुंदर जगह है, तो कौसानी भी स्विट्जरलैंड के ही समान है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि जितना उसका वर्णन किया गया था उतनी सुंदरता उन्हें वहाँ पे नहीं दिखाई दी। ठीक है, इसके बाद आगे का हम आपके नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है।